हेलो गाइस। आज मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है। इसमें हम नर्सिंग के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें मेडिकल सर्जिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये वीडियो डायबिटिक मेलाइटिस से शुरू करते हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके डेफिनेशंस, ठीक है, और इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, इसके सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉजेस पढ़ रहे हैं, इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इंसुलिन टाइप्स पढ़ेंगे और इंसुलिन का एक्शन पढ़ेंगे और उसका पीक पढ़ेंगे, यानी कि इंसुलिन थेरेपी पूरी डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस तो आप सभी को पता होगा कि ये इसी को हम बोलते हैं शुगर, बोलते हैं शुगर पेशेंट, ये इसी को हम शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। यानी कि इसमें क्या होता है, ये ऐसी डिजीज का नॉन क्यूरेबल है, नॉन क्यूरेबल होती है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव होती हैं, यानी कि ये एकदम से नहीं होती हैं। हमारी बॉडी में काफी टाइम से हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है। एक टाइम पे हमें ग्लूकोज लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, इसके जो कॉजेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इन टाइप्स में ही वो एक्सप्लेन हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। टाइप्स में क्या आता है, ये 3 टाइप्स का होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड गेस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, या इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये इंसुलिन इसमें क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को। बट यहां पर क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता हमारा पेनक्रियाज, वहां पे बीटा सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये इसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि यही टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस लेस देन 30 इयर्स ऑफ चिल्ड्रंस में, एडल्ट्स में देखा जाता है। इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं सेनाइल डायबिटीज मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, सेनाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओल्ड पीपल्स में होता है, मोस्टली एज क्या होती है, मोर देन 30 इयर्स ऑफ एज में ये हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता है या कम बनेगा, या क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है बट हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, वो रेजिस्ट हो गए। ठीक है, वो इंसुलिन को कैच नहीं कर पाते, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्ट हो गया, जिसकी वजह से कि हमारा इंसुलिन यूज नहीं हो पा रहा है एंड वो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एंड लास्ट वन इज गेस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, ठीक है, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, मदर को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि शुगर हो जाए, उसको हम बोलते हैं गेस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये होता क्यों है, ड्यू टू जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता या हम वो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गेस्ट्रेशनल डायबिटीज होता है। मोस्टली ये डायबिटीज सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि आफ्टर 14 वीक्स। मोस्टली ये देखा जाता है जब 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम गेस्ट्रेशनल डायबिटीज को इंडिकेट किया जा सकता है। उसी टाइम मतलब मोस्टली हमें पता लगता है कि मदर को डायबिटीज हो गई है। ये हो गए टाइप्स। टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइट्स, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइट्स एंड गेस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइट्स। अब इसके बाद हम करेंगे सिम्टम्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यहाँ पे क्या है, 3P सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्फेसिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, जिसमें पेशेंट
काफी यूरिन आउट पास करता है। नॉर्मल कितना है 1500 ml तक, 1500 से 2000 ml तक, 1500 ml हम क्या मानते हैं नॉर्मल यूरिन आउटपुट। बट डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट से पॉलीयूरिया हो जाता है, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिस्फेजिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हंगर यानी कि भूख बहुत लगती है, काफी ज्यादा भूख लगती है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है, काफी प्यास लगती है। ठीक है, ये हो गए 3P सिम्टम जिसमें हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिस्फेजिया। ठीक है, एंड अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे इसमें वेट लॉस हो जाता है सिला। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को कोई भी वुंड हो गया, जख्म लग गया, ठीक है, वो जल्दी हील नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसमें क्या होता है स्लो वुंड हीलिंग हो जाती है। ठीक है, और ग्लाइकोयूरिया यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा जब यूरिन पास आउट करेगा। अगर हम उसका लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे या टेस्ट करेंगे यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे तो वहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक और चीज लेक ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ पर बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहेगी, लिथार्जी होगी। ठीक है, और हमारे जो नमनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशंस हो गए हैंड्स में, फुट में, एंड जो हमारे लिम्स होते हैं वहां पर क्या होगी नमनेस हो जाएगी। ये है अदर सिम्टम्स इसके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर हम डायग्नोज करेंगे इसको, हम किस तरह डायग्नोसिस करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस को। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। अब ब्लड शुगर हम 3 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर में जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 70 to 100 mg/dl, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब आप खाली पेट ब्लड शुगर टेस्ट करते हो, ठीक है, नेक्स्ट होता है कि रैंडम ब्लड शुगर, यानी कि कुछ खाने पीने के बाद अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हो, ठीक है, तो तब उसका वेरिएशंस आ जाता है और उसमें अगर नॉर्मल जो रेंज होता है वो होता है 100 to 126 mg/dl। एंड PPGS क्या BS क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है शुगर टेस्ट करते हैं हम वैसे ही, बट 2 घंटे बाद, अगर आपने खाना खाया उसके 2 घंटे बाद, यानी कि आफ्टर मील, 2 hours ऑफ आफ्टर मील, ठीक है, 2 hours ऑफ मील के बाद अगर आप टेस्ट करते हो दैट इज PPBS ब्लड टेस्ट। ठीक है, इसमें जो होता है नॉर्मल जो होता है 140 mg/dl तक नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर यही टेस्ट 140 mg/dl से ज्यादा हुआ, ठीक है, देन पेशेंट को क्या है डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, इसका एक और टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज क्या है पेशेंट का, क्या था क्या है, वो हम पता कर सकते हैं। HbA1c, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें क्या होता है ग्लूकोज होता है वो बाइंड होता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, या जो ग्लूकोज होता है वो RCB के सरफेस पे क्या होता है डिपॉजिट होता है। ठीक है, कब तक 3 महीने तक, यानी 90 डेज तक। सो यहाँ पर जब आप HbA1c करते हो, जब हम ब्लड का सैंपल लेते हैं HbA1c करते हैं तो हमें नॉर्मली जो 3 महीने का ग्लूकोज लेवल होता है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल होता है कि एक इंसान के अंदर HbA1c नॉर्मल कितना होता है लेस देन 5.6%। ठीक है, लेस देन 5.6% क्या होता है नॉर्मल HbA1c होता है। एंड अगर 5.6 से लेके 6.5 तक ये परसेंटेज आ गई है देन पेशेंट हम बोलते हैं प्री डायबिटिक है, यानी कि इसको डायबिटीज हो सकती है। अगर यही 6.5 से ज्यादा हुआ, अगर HbA1c 6.5 से ज्यादा हुआ, वो इंडिकेट करता है पेशेंट इज डायबिटिक। ठीक है, बट हाँ एक और चीज है, अगर पेशेंट पहले ही डायबिटिक है और अगर हम उसका HbA1c टेस्ट करते हैं और वो लेस देन 7% हुआ, दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन है, यानी कि गुड कंट्रोल है। ठीक है, ये हो गया HbA1c। बट इसका एक कंफर्मेटिव टेस्ट है दैट इज OGTT। OGTT क्या होता है ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। इसी से हमें कंफर्म हो जाता है डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस टेस्ट को किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम फास्टिंग ब्लड शुगर को चेक करते हैं और ग्लूकोज यूरिया को चेक करते हैं फास्टिंग में बिल्कुल खाली पेट। उसके बाद हम 75 ग्राम ग्लूकोज पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। उसके 1 घंटे बाद हम क्या करते हैं रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं और उसके 2 घंटे बाद हम
PPBS का चेक करते हैं, ठीक है। हमने 75 ग्राम दे दिया, उसके बाद हम 2 घंटे बाद अगर हम टेस्ट करेंगे ब्लड शुगर, उसको हम बोलते हैं PPBS चेक, ब्लड शुगर चेक करते हैं, ठीक है। और उसी टाइम हम करते हैं ग्लाइकोयूरिया भी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अगर 75 ग्राम तो उसके बाद यूरिन आउट पास करेगा ही करेगा। तो जब हम यूरिन आउट पास करेंगे आउट पास में प्रेजेंट हो जाएगा क्या, ग्लूकोज। उसके बाद हाँ, मतलब अगर हाँ यहाँ पर अगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा हुआ, जितने भी टेस्ट, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया फास्टिंग में नॉर्मल कितना होता है, ठीक है, तो रैंडम में कितना नॉर्मल होता है, एंड PPBS में नॉर्मल कितना होता है। अगर तीनों में इनसे ज्यादा नॉर्मल लेवल से ज्यादा मतलब शुगर लेवल हमारी बॉडी में पाया गया, देन हम क्या कह सकते हैं, पेशेंट को डायबिटीज है। ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। अगर आपको डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन समझ आ ही गया होगा, ठीक है, तो OGTT ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब हम इसके पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को डायबिटिक एजुकेशन दे सकते हैं, डायबिटीज डाइट के बारे में बता सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकता है, एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स देंगे। वहां पर 2 चीजें आती हैं, एक है इंसुलिन, दूसरा है OHA यानी कि ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ठीक है। सबसे आपको डायबिटिक एजुकेशन के बारे में अगर आप बोलोगे कि डायबिटीज के बारे में इंसुलिन नहीं होता है, लोगों को अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे, कैंप्स करेंगे, तो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। वहां पर ही डाइट के बारे में, शुगर हमें कट खानी चाहिए, नॉट ओनली की चीनी खाने से हमारा बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, बाकी चीजें जैसे आप रोटी ज्यादा खाओगे उससे भी शुगर लेवल है, आप राइस ज्यादा खाओगे उससे भी हो जाता है, ठीक है। आप जो फ्रूट्स जैसे मैंगो आ गया, ठीक है, वाटरमेलन आ गया, ठीक है, इसमें ज्यादा शुगर पाया जाता है, तो ये चीजें हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, ठीक है, अपनी डेली एक्टिविटीज को मेंटेन रखेंगे, अपना जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल रखेंगे, देन हम क्या करेंगे, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन होगी। बट अगर किसी डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज होगी है, तब हम उसको क्या करनी है क्या करना है, डायबिटिक ड्रग्स दे देंगे। एंड सबसे पहले क्या है, इंसुलिन के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने पहले ही आपको डिस्कस बोला था कि हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलिन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलिन के टाइप्स पढ़ेंगे, इंसुलिन का पीक पढ़ेंगे, एंड इंसुलिन का एक्शन पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या होता है, ये एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में मेडिकेशंस होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये किनको दिया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट्स को, ठीक है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता है, तब हम उसको देते हैं इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है। मेनली 4 तरह का होता है, ठीक है, एंड 1 मिक्स यार्ड होता है, ठीक है। इन्हीं चारों में से 2 को मिला के एक मिक्स यार्ड बनता है। वैसे मोस्टली क्या होता है, 4 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है, इसी को बोलते हैं लिस्प्रो। इसी का दूसरा नाम क्या है, लिस्प्रो, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को हम बोलते हैं इंसुलिन आर। क्या बोलते हैं, इंसुलिन आर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट इंसुलिन। इंटरमीडिएट इंसुलिन को बोलते हैं इंसुलिन एन। क्या बोलते हैं, इंसुलिन एन। एंड लास्ट वन इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसी को हम बोलते हैं लेंटस। क्या बोलते हैं हम, लेंटस, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब हम थोड़ा सा इसको एक फ्लो चार्ट में बनाएंगे। जैसे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन क्या होता है, इसका जो एक्शन होता है, मतलब स्टार्टिंग वर्क हो रहा है, एक्शन कब करना स्टार्ट करता है, इमीडिएटली करता है, रैपिडली करता है। जब भी हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को इंजेक्शन, तभी उसका ये काम करना स्टार्ट कर देता है। पीक, सबसे ज्यादा पीक इसका कब है, मतलब सबसे ज्यादा ये काम कब करता है, 1 से 2 घंटे, 1 to 2 आवर्स में इसका सबसे ज्यादा पीक होता है। डिक्लाइन यानी कि कम कब होने लगता है, ये 3 से 4 घंटे तक, 3 to 4 आवर्स में ये डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन विद इन 30 मिनट्स में अपना काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब हमने पेशेंट को इंजेक्ट किया, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे दिया इंसुलिन का, ठीक है, विद इन 30 मिनट से अपना काम करना स्टार्ट करता है। पीक लेवल इसका कब होता है, ठीक है, वो होता है 2 से 3 घंटे तक। और एक डिक्लाइन कब होने लगता है, 6 से 8 घंटे तक,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इंसुलिन कहता है विद इन 45 मिनट्स में अपना काम करना स्टार्ट करता है। इसका पीक जो होता है वो 4 घंटे के बाद होता है, पीक लेवल आता है, ठीक है। डिक्लाइन कब होता है, यानी कि हमारी बॉडी में कम कब होने लगता है, डिक्रीज कब होने लगता है, 10 से 16 घंटे तक। अब है लास्ट वन इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जब हम पेशेंट को देते हैं तो तब इसका सॉरी, ठीक है, तब ये स्टार्ट कब करने लगता है, 102 घंटे में, 1 से 2 घंटे में इसका काम करना स्टार्ट कर देता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसका पीक कोई पीक नहीं होता है, ये मतलब कॉन्स्टेंटली जितना 1 से 2 घंटे बाद इसका जो एक्शन होगा वही 24 घंटे तक रहेगा, यानी कि इसका कोई पीक नहीं है, कोई डिक्लाइन नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे मिक्स यार्ड, जो मैंने बताया था 5th वन, मिक्स यार्ड। मिक्स यार्ड में क्या है, तो इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है इंसुलिन आर का एंड इंसुलिन एन का, ठीक है। इसमें हम मिक्सचर बनाते हैं इंसुलिन आर एंड इंसुलिन एन का। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, 30/70 इसको बोलते हैं बाइफेसिक भी बोलते हैं, 50/50 होता है, 25/75 होता है, ठीक है। जो अपर वाला होता है 30, 50, 25 जो मैंने बोला वो होता है इंसुलिन आर, एंड इंसुलिन एन जो होता है वो डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला होता है, ठीक है। 70, 50, 75 जैसे 30/70 इसमें जिसमें जो 30 है, 30 की वैल्यू वो इंसुलिन आर की वैल्यू है, एंड जो 70 है वो इंसुलिन एन की वैल्यू है। ये कॉम्बिनेशन होती है जो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर पेशेंट का नर्सिंग केयर क्या है। यहाँ पर जब आप इंसुलिन कर रहे हो, दे रहे हो पेशेंट को, तब नर्स का काम क्या है। सबसे पहले इंसुलिन जो होता है मोस्टली क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, आईवी भी देते हैं, आईवी भी देते हैं, सबक्यूटेनियस भी देते हैं। तब मोस्टली क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंसुलिन सबक्यूटेनियस ही देते हैं। आईवी तब देते हैं जब सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि जब शुगर लेवल 6 से 700 800 लेवल चला गया, तब हम डायरेक्टली आईवी इंसुलिन देते हैं डाइल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जब आप इंसुलिन दे रहे हो, मोस्टली हम देते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है। अगर आप इंसुलिन दे रहे हो तो हम कौन सी साइट्स पे दे सकते हैं। सबसे पहले एब्डोमेन होता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंसुलिन, दैट इज एब्डोमिनल साइट, ठीक है। नेक्स्ट इज अपर आर्म साइट, थर्ड इज बटक्स या थाइस, ठीक है। यहाँ बट मोस्टली हम कहाँ पे देते हैं, एब्डोमेन पे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर जब आप इंजेक्शन देते हो, अब पेशेंट को डेली देना पड़ता है, तो आप एक ही साइट को बार बार यूज नहीं कर सकते, यानी कि 2 to 3 सेंटीमीटर आप, जैसे एक दिन आपने लगाया इंसुलिन, ठीक है, उस अगले दिन क्या करोगे आप, 2 से 3 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ के अगली जगह यहाँ पर इंसुलिन लगाओगे। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारी अम्बलाइकल होता है, अम्बलाइकल से नीचे 1 इंच नीचे हम ये इंसर्ट कर सकते हैं, या अम्बलाइकल के लेटरल साइड में, हम एब्डोमेन के लेटरल साइड में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही साइड को आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप एक ही साइड को रिपीटेडली वहां पर मतलब इंसुलिन इंसर्ट करोगे, वहां पर क्या होगा, लाइपोडिस्ट्रोफी हो जाएगी, या एट्रोफी हो रही, या हाइपरट्रोफी, यानी कि जहां पर आप इंसुलिन बार बार इंसर्ट कर रहे हो, वहां पर क्या होगा कि वहां पर यानी कि जो स्किन होगी वो अंदर ही दब जाएगी, ठीक है, या बाहर निकल आएगी, प्रोट्रूशन टाइप बन जाएगा। तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेशन ना हो, हमें साइड को चेंज करना पड़ेगा। बट हाँ, ये नहीं है कि अगर आज आपने एब्डोमेन पे लगाया तो अगले दिन आप फोर आर्म पे लगाओगे, अपर आर्म पे लगाओगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एब्डोमेन पे कर रहे हो तो आपको एब्डोमेन पे ही साइड चेंज करनी पड़ेगी। आप ये डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो कि आप अपर आर्म में इंसर्ट या थाइज में लगाओगे या बटक्स पे लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको अगर आप एब्डोमेन में स्टार्ट कर रहे हो इंसुलिन लगाना, तो आपको एब्डोमेन के अंदर ही चेंजेस करनी है, ठीक है, साइड चेंज करनी है। ये नर्स को ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इसके अंदर। ये हो गया इंसुलिन के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑरल सॉरी गला खराब है। इसमें हम पढ़ेंगे अब ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑरली एंटी डायबिटिक ड्रग्स बोलते हैं, या ऑरली हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं, या ऑरली हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलते हैं।
इसमें क्लासिफिकेशन है, अगर आप देखोगे मैंने पीछे से एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं, इंसुलिन सिक्रेटर्स होते हैं, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करने वाले इंसुलिन होते हैं, या एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम यूरिन, ऐसे मेडिकेशंस होते हैं। मोस्टली जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे इंसुलिन सेंसिटाइजर्स में मेटफॉर्मिन देते हैं हम, इसमें हम ग्लिम्प्राइड देते हैं, ग्लाइसाइड देते हैं, ग्लूकोन देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो आप देख सकते हो, इनको आपको याद करना ही है। मोस्टली जो मेटफॉर्मिन होता है 500 ग्राम्स 500 mg से आता है, 1000 mg आता है। ग्लिम्प्राइड होता है 1 ग्राम आता है, 2 ग्राम आता है, ऐसे अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन भी आता है। अब एक और बात है यहाँ पर, कॉम्प्लिकेशंस मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, वाइवा के अंदर, जब आप बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। वैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, मेन इंपॉर्टेंट है 3 कॉम्प्लिकेशंस है इसकी, दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी कहता है जब यही ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो हमारे न्यूरॉन्स को जो होता है वो डिफेक्ट करने लगता है, डीमाइलिनेशन करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। जिसके बाद है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि हमारी किडनी के नेफ्रॉन जो है वो धीरे धीरे काम करना कम करता है, एंड उसकी वजह से हमें रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, जो हमारा रेटिना होता है वहां पर जो क्या बोलते हैं नर्वस लेयर होती हैं, वो हमारी रेटिना रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट, जो पिगमेंट्स मोस्टली होते हैं, ठीक है, तो वो डैमेज होने लगता है। यानी कि फंडस एग्जामिनेशन करते हैं हम रेटिनोपैथी को डिटेक्ट करने के लिए, फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये मोस्टली 3 कॉम्प्लिकेशन है किसी। उसके बाद हमारे लिवर पे भी असर पड़ता है, ठीक है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कॉलेज के अंदर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, ठीक है। साथ ये टॉपिक भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।